नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के मॉडल पेपर 3 को हल कराऊंगा। इससे पहले मैंने 2020 के 2 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। इसमें भी मैंने अपने आप क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो ज़्यादातर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 0.6 कामा 9.6 और 0.36 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो देखिए, साधारण लासा और मासा तो आप लोग पढ़े ही हैं, और बाई चांस यहाँ पर अगर पॉइंट वाले लासा मासा आ जाएं तो उनको कैसे करेंगे, तो वो भी यहाँ पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पॉइंट वाले अगर लासा मासा आ जाएं, यानी कि पॉइंट में संख्याएं दी हुई हूं, तो उनका लासा मासा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसमें हम करते क्या है कि सबसे पहले दशमलव के बाद अंकों के संख्या को समान कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, जैसे 0.6 लिखा है, यहाँ पर 9.6 लिखा है और यहाँ पर 0.36 लिखा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि दशमलव के बाद अंकों के जो संख्या है वो समान कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हर जगह पर 2 संख्या कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लिख लेंगे सबसे पहले 0.6 कामा 9.6 कामा कितना है 0.36 में दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं, या समान करने पर लिख लीजिए, समान करने पर। तो देखिए, अंकों की संख्या समान करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.60 हो जाएगा, 9.60 हो जाएगा और 0.36 यहाँ पर है, और यही यहाँ पर लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं। तो इस प्रकार से ये संख्याएं हो जाएंगी। अब नीचे लिख लेंगे, अब सभी में दशमलव हटाने पर, अब सभी संख्याओं में लिख लीजिए, सभी संख्याओं में दशमलव हटाने पर, तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 960 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 36। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, इनका लासा हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे। 60 है, 960 है और 36 है। तो देखिए, सबसे पहले 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, यहाँ पर 30 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16 और 0 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 18 दूना 36 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 2 9 18 हो जाएगा और फिर इसको जो है काटेंगे 3 से। चाहे तो अभी इसको 2 से और काट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट अब 3 से काटेंगे। तीनों पची 15 हो जाएगा और 3 अवठे 24 हो जाएगा और यहाँ पर 0 है तो 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, फिर जो है 3 से काटेंगे, या चाहे तो 5 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 से काट लेते हैं, तो 5 एकम 5 और फिर यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इन संख्याओं को गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर देखिए, पहली संख्या 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर 3 गुणे 5 और फिर 16 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो देखिए, इन सभी का गुणा कितना होगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 तिहाई कितना होगा, तो 6 18 यानी कि 180 हो जाएगा और 180 का 16 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर 180 का 16 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 शून्य शून्य हो जाएगा और 8 छंग 48 का 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 6 कम 6 और 6 4 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1, यहाँ पर चाहें
तो जो है 16 का डायरेक्ट टेबल पढ़ के भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0, 8, 8 और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 2880, 2880 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2880 ही इसका लासा हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर इन संख्याओं का लासा 2880 निकला है, लेकिन हमको निकालना था पॉइंट वाली संख्याओं का। तो देखिए पॉइंट वाली जो संख्याएं हैं इसमें देखिए दो दो अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर देखिए अभीष्ट लासा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे अभीष्ट लासा बराबर, तो देखिए यहाँ पर दो दो अंकों के बाद दशमलव लगा था, तो यहाँ पर जो लास्ट में लासा आया है इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे इधर से, तो 28.80 हो जाएगा और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 कामा 6/25 तथा 8/15 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। 4/5 कामा 6/25 तथा 8/15 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए, यानी कि इनका लासा और मासा दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे साधारण अंकों का तो लासा मासा बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर जो है भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इनके लिए एक फार्मूला होता है। तो देखिए वो फार्मूला सबसे पहले हम जान लेते हैं। जैसे भिन्नों का लासा निकालना हो तो यहाँ पर देखिए हम दोनों फार्मूले आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लासा सबसे पहले निकालना है, तो भिन्नों का लासा बराबर फार्मूला क्या होता है, भिन्नों का लासा बराबर, भिन्नों का लासा बराबर यहाँ पर लिख लेंगे अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हारों का मासा, बटे हारों का मासा। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए भिन्नों का अगर लासा पूछा जाए तो देखिए अंश जो होते हैं यानी कि ऊपर अंश होते हैं, तो देखिए अंश का लासा और बटे हर का मासा हो जाएगा। और जब यहाँ पर देखिए मासा पूछा जाए तो यहाँ पर अंश में मासा रहेगा और हर में लासा रहेगा, यानी कि जो यहाँ पर पूछा जाए वही यहाँ पर ऊपर रहेगा, ये याद रखना। तो ये दोनों फार्मूले हमेशा याद रहेंगे, यानी कि भिन्नों का लासा पूछा जाए तो यहाँ पर लिखेंगे अंशों का लासा बटे हरों का मासा, और जब यहाँ पर पूछा जाए भिन्नों का मासा बराबर तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा, ये दोनों फार्मूले याद रखना। तो जो है यहाँ पर अगर भिन्न के लासा मासा करने के लिए आ जाए तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको जो है इन संख्याओं के जो है लासा और मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए अंशों का लासा सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 4, 6 और 8 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, 6, 8 का लासा, इनका लासा यहाँ पर लिख लेंगे। और बटे हरों का मासा का मतलब क्या हो जाएगा, 5, 25 और 15 का क्या हो जाएगा, मासा। तो यहाँ पर इनका मासा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4, 6 और 8 का लासा कितना हो जाएगा। तो 4, 6 और 8 का लासा हो जाएगा देखिए 24, 4 छंग 24 और 6 चौक 24 और 8 त्रिक 24। तो इस प्रकार से देखिए जो इनका लासा होगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनका मासा ज्ञात करना है। तो देखिए इनका मासा क्या हो जाएगा, 50 25 और 5 तिहाई 15, यानी कि 5 एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कट रही, 5 एकम 5, 50 25 और 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर देखिए 5 ही क्या हो जाएगा, इनका मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 24/5 ही इनका जो है लासा हो जाएगा, यानी कि इन भिन्नों का लासा क्या हो जाएगा, 24/5। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब भिन्नों का मासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भिन्नों के मासा का फार्मूला लगा देंगे। भिन्नों का मासा बराबर, भिन्नों का मासा बराबर, तो देखिए भिन्नों का मासा का फार्मूला क्या होगा, अंशों का मासा बराबर, अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे, अंशों का मासा बटे हारों का लाशा, हारों का लासा। तो देखिए यहाँ पर अंशों का मासा क्या हो जाएगा। तो देखिए अंश है 4 है, 6 है और 8 है, और हर क्या है, 5 है, 25 है और 15 है। तो देखिए इनका हमको क्या करना है, मासा निकालना है और इनका निकालना है लासा।
तो देखिए यहाँ पर 4, 6 और 8 का मासा क्या हो जाएगा? तो देखिए इनका मासा हो जाएगा 2, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका मासा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 एक ऐसा गुणनखंड है जो सभी में कॉमन है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। तो 2 एक ऐसा गुणनखंड है जो इन तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 2 ही इसका मासा हो जाएगा। तो देखिए 5, 25 और 15 का लासा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए इनका लासा हो जाएगा 75, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 से भी 75 कट जाएगा और 25 तिये 75 यानी कि 25 से भी 75 कट जाएगा और 15 पछे 75 यानी कि 15 से भी 75 कट जाएगा। यानी कि 75 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से कट जाएगी और इन सभी के पहाड़े में सबसे पहले आएगी। तो यही इसका क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का यानी जो भिन्न दी हुई हैं इनका जो है मासा क्या हो जाएगा? 2/75 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3x³ माइनस 9x² माइनस 12x और x² प्लस 5x प्लस 4 का लासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर व्यंजक इस तरीके से आ जाए और इनका लासा ज्ञात करना हो तो कैसे हम करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन इस एक में ही आप लोगों के हल हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को गुणनखंड करना भी बताया जाएगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं और फिर गुणनखंड करके लासा कैसे लेंगे ये भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि इन दोनों का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला व्यंजक है 3x³ माइनस 9x² माइनस 12x और उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में जो है 3x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x² और यहाँ से बचेगा 3 त्रिक 9 यानी कि 3 बचेगा और x कॉमन में चला गया तो एक x बचेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए क्या बचेगा? 3 चौक 12 यानी कि यहाँ पर 4 बचा और x कॉमन में चला गया तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे? अब जो है इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x बाहर रहेगा और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 4 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2, 2 होगा लेकिन उससे कुछ हल नहीं होगा। यानी कि इसके गुणनखंड से ही हमको 3 लाना है। तो हम क्या करेंगे? 4 में से अगर 1 को घटा दें, क्योंकि 4 और 1 भी 4 ही का गुणनखंड है। तो यहाँ पर 4 में से 1 को घटा दें तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस 3 सॉरी यहाँ पर x² माइनस यहाँ पर कर लेंगे बाहर और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे 4 माइनस 1 यानी कि 4 में से 1 को घटाने पर 3 आएगा। तो 4 माइनस 1 कर लेंगे और बाहर जो है गुणे के रूप में x लिख लेंगे। फिर माइनस का 4 हो जाएगा और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x हो जाएगा और फिर यहाँ पर इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x²। फिर इस माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे और इधर x का भी अंदर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का गुणा होगा तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे? अब 3x को इधर ही रखेंगे यानी कि ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे और जो है यहाँ पर देखेंगे 2 के जोड़े बना लेंगे और 2 के जोड़े बना करके दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर देखिए x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 4 और फिर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन कुछ ना हो तो कॉमन 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से x माइनस 4 बच जाएगा। अब यहाँ मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x है और यहाँ से देखिए इन दोनों में अब x माइनस 4 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ से x बच रहा और यहाँ पर जो है प्लस का 1 बच रहा है तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब जो है इधर जो ये वाला है इसको हल कर लेंगे यानी कि जो ये व्यंजक दिया हुआ है इसको हल करेंगे तो यहाँ पर x² दिया हुआ है और प्लस का 5x दिया हुआ है। तो यहाँ पर x² प्लस 5x प्लस का 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 के गुणनखंड फिर जो है 2, 2 होगा लेकिन उससे हमारा कुछ हल नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 4 के गुणनखंड 4 और 1 भी होता तो यहाँ पर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा
4 में 1 जोड़ेंगे और गुणे के रूप में x लिख लेंगे और प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा और फिर प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x इन दोनों में से कम, यानी कि दो दो के जोड़े बना करके x कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 4 और फिर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 4। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बच जाएगा x प्लस 1। तो इस प्रकार से ये जो है क्या हो जाएगा, इस व्यंजक के गुणनखंड हो जाएंगे। अब हमको देखिए ज्ञात क्या करना था, हमको लासा ज्ञात करना था। तो देखिए लासा कैसे ज्ञात करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x इसमें नहीं है तब भी हम इसको लिख लेंगे, उसके बाद x माइनस 4 इसमें है, इसमें नहीं है तब भी इसको एक बार लिख लेंगे, और उसके बाद फिर देखिए x प्लस 1 इसमें है और इसमें है तब भी हम इसको एक ही बार लिखेंगे x प्लस 1, और फिर x प्लस 4 इसमें है, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें है और इसमें नहीं है तब भी हम यहाँ पर x प्लस 4 लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 और फिर x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। चाहे तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी a प्लस बी है तो x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी बन सकता है, लेकिन यही लिखा रहने देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यंजकों का लासा और मासा निकालते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/7 का योज्य प्रतिलोम बताइए। देखिए योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, तो इसलिए ये दोनों आप लोग जरूर क्लियर कर लेना। काफी बताने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को गलत कराते हैं, तो आप लोग गलत ना करना। देखिए यहाँ पर योज्य प्रतिलोम की बात की गई है। देखिए योगात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम दोनों एक ही चीज है, आप लोग कंफ्यूज ना होना। देखिए जब आपको लिखा मिले गुणात्मक प्रतिलोम और या लिखा मिले सिर्फ प्रतिलोम, तब आपको क्या करना है, संख्याओं को पलट देना है। चिन्ह जो लगा है चिन्ह में आपको हाथ नहीं लगाना है, यानी कि जो चिन्ह लगा है उसको वैसे ही लगा रहने दीजिए, सिर्फ संख्याओं को पलट दीजिए। जो अंश है उसको हर बना दीजिए और जो हर है उसको अंश बना दीजिए। मान लीजिए कोई संख्या केवल जैसे लिखी हुई है 5 या 4 लिखी हुई है, कहने का मतलब जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, तो संख्याओं को कैसे पलटेंगे। मान लीजिए 5 लिखा है तो उसको 1/5 लिख देंगे, और अगर 1/5 लिखा है तो उसको सीधे सीधे 5 लिख देंगे। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्याओं को पलटना है। सिर्फ प्रतिलोम लिखा हो तब भी उसका वही मतलब होता है, आपको संख्याओं को पलट देना है। लेकिन जब आपको लिखा मिले योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम, तब आपको क्या करना है, तब आपको सिर्फ चिन्ह परिवर्तन करना है। योज्य प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम दोनों का मतलब एक होता है, और दोनों में जो है क्या करते हैं कि सिर्फ चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, बाकी संख्याओं में कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए जैसे -2/7 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसको आसानी से किया जा सकता है, चाहे योज्य प्रतिलोम आए और चाहे योगात्मक प्रतिलोम आए, चाहे गुणात्मक प्रतिलोम आए और चाहे प्रतिलोम आए। गुणात्मक प्रतिलोम और प्रतिलोम एक होता है, योज्य प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम एक होता है, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो देखिए ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं और बहुविकल्पीय में भी इसको पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है यहाँ पर कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो देखिए नहीं, सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम नहीं होती हैं, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है।
दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है, वो विषम नहीं होती है, और जो है आती किसके अंतर्गत है, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है। इसलिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं। दो एक ऐसी संख्या होती है जो अभाज्य तो होती है लेकिन वो विषम नहीं होती है, वो क्या होती है, सम होती है। तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होती हैं, विषम संख्याएं नहीं होती हैं। दो एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो सम है, जो सम है और अभाज्य भी। दो एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, और अभाज्य भी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 24 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 24 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो एक से संख्या कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से न कटे। तो देखिए 24 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखिए 24 के बाद 25 आता है, तो 25 क्या है, देखिए जो है विषम संख्या तो है लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 5 से कट जाती है। और फिर देखिए 25 के बाद 26, वो तो सम संख्या है। फिर देखिए जो है 26 के बाद 27, तो 27 भी देखिए विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य वो भी नहीं होगी क्योंकि 3 से कट जाती है। फिर 28, 28 सम संख्या, इसका मतलब वो क्या होगी, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर देखिए 29, 29 संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है, या तो स्वयं से कटती है या तो एक से कटती है, इसलिए वही क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 24 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 29 हो जाएगी, यानी कि सिर्फ एक संख्या होगी 29, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/6 और 1/3 के मध्य दो परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग अभी तक ना पढ़े हों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को अभी हम नहीं बताए हैं, अन्य किसी चैनल पर भले ही आप लोग पढ़े हों। तो देखिए कोई भी भिन्न परमेय संख्याएं दी हुई हों और उनके बीच की परमेय संख्या हमको निकालनी हो, तो आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा कि दो भिन्न परमेय संख्याओं के बीच में अनंत जो है परमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन अनंत परमेय संख्याएं कैसे होती हैं, तो वो यहाँ पर हमको सीखना है, यानी कि उनके बीच की कुछ परमेय संख्या यहाँ पर हम आप लोगों को निकाल करके बताएंगे। यहाँ पर दो परमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो यहाँ पर हम दो परमेय संख्या बीच की निकालेंगे, और उसी तरीके से आप जितनी चाहो उतनी बीच की परमेय संख्याएं निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बीच की परमेय संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे 1/6 और 1/3 के बीच की परमेय संख्या हमको निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/6 प्लस 1/3 करेंगे और इसको 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2, यानी कि 3 का 2 जो है 2 से गुणा होगा तो 6 होगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 के बटे में 1 कर लेंगे तो इसका गुणा ऊपर होगा और इसका गुणा देखिए 6 के साथ में होगा। तो यहाँ पर 3 बटे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/6 दूनी 12 हो जाएगा, और 3 से जो है 12 को सरल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 1/6 के बीच में जो है कौन सी संख्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यहाँ पर 1
बटे 6 और 1/4 और यहाँ पर 1/3 इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि आरोही क्रम लिखा हुआ है। अब हम चाहें तो इनके बीच की संख्याओं को निकाल सकते हैं। यानी कि अब देखिए इसके बीच की संख्या निकाल सकते हैं इसी तरीके से, और इसके बीच की संख्या इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच की संख्या निकालेंगे। देखिए अब जो भी बीच की संख्या निकालेंगे वो सभी संख्या इनके और इनके बीच की ही निकलेंगी। देखिए यहाँ पर अगर इसके बीच की संख्या निकालेंगे तब भी इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच की संख्या निकाल लेंगे, 1/6 प्लस 1/4 हो जाएगा और बटे में 2। अब यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 से गुणा हुआ तब 24 हुआ तो ऊपर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 6 से गुणा हुआ है तब यहाँ पर 24 हुआ है तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 का इसके साथ में गुणा हो जाएगा और ऊपर ये संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो देखिए संख्याएं जुड़ेंगी तो 6 4 10 हो जाएगा और बटे 24 गुणे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर चाहें तो सरल कर लें, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बटे देखिए 5/24 हमारा जो है क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1/6। इस प्रकार से देखिए 1/6 और फिर 1/4 और फिर जो है क्या हो जाएगी, 1/4 नहीं होगा, यहाँ पर बीच की संख्या निकाले हैं तो ये होगी 5/24 और फिर 1/4 और फिर 1/3। तो इस प्रकार से देखिए इन दोनों के बीच की दो परमेय संख्याएं आ जाएंगी। तो इस प्रकार से चाहे जितनी परमेय संख्या निकालनी हो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए 505 गुणे 495 का मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 505 गुणे 495 का मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 505 को 500 + 5 में तोड़ लेंगे, और देखिए यहाँ पर 495 को क्या करेंगे, यहाँ पर 500 - 5 में इसको तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर a + b और a - b का फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, यहाँ पर भी इसको a और इसको b मान लीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है a + b a - b। तो यहाँ पर a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है a² - b², यानी कि a² - b² का फार्मूला, यानी कि लॉन्ग रूप में क्या होता है a + b a - b। तो यहाँ पर इसको देखिए a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a² का मतलब क्या हो जाएगा, 500 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा b² का मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देखिए जब सर्वसमीका का प्रयोग करके कहा जाए तो हम क्या करते हैं, सर्वसमीका का प्रयोग करके ही क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर अगर आप इसका गुणा इसका जो है डायरेक्ट कर देंगे, यानी कि इसका गुणा डायरेक्ट इससे कर देते हैं तब भी आपका आंसर सही आएगा। लेकिन जो है आपको करना क्या है, आपको सर्वसमीका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को करना है, आपको डायरेक्ट इसका गुणा नहीं करना। तो इस रूप में इसको लिख करके सबसे पहले, उसके बाद a² - b² का फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर a² - b² करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे, और फिर माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 हो गया है। अब क्या करेंगे, इस 25 को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर 9 में से 2 गया तो 7 बचा। अब यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ पर भी 9 बच जाएगा, और यहाँ पर 24 बच जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए जो है 24 99 75 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है ये क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण x/3 - 5/2 = 6 को हल कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है, और हल करने का मतलब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण को नीचे उतार लेते हैं।
और उतारने के बाद यहाँ पर देखिए एक्स वाला पद एक तरफ रखते हैं और बाकी इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए 2 हो जाएगा और इस 6 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और प्लस 5 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x बटे 3 हो जाएगा और यहाँ 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 17 51। तो यहाँ पर देखिए 17 51 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो ये 2 है, ये 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर 51 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 51 बटे 2 ही आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई आयत की दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है 8 और इनका गुणा कर लेंगे तो 10 अठे 80 हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए क्या दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई दोनों ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं, अब यहाँ पर आयत का विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर, तो देखिए आयत का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लंबाई दी हुई है 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस चौड़ाई दी हुई है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 10 दामा 100 हो जाएगा और प्लस 8 अठाई 64 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर इनका योग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 164 हो जाएगा। और देखिए 164 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 164 को जो है 4 गुणे 41 के रूप में तोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 गुणे 41 के रूप में तोड़ लेंगे, क्योंकि 41 का सॉरी यहाँ पर देखिए 4 का वर्गमूल निकल सकता है। तो यहाँ पर 4 गुणे 41 कर लेंगे। तो देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16, यानी कि इनका दोनों का गुणा 164 के बराबर ही होगा। तो इस रूप में इसको लिख करके फिर देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे और रूट के अंदर 41 बच जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना था तो क्षेत्रफल निकाला है, और यहाँ पर देखिए आयत का विकर्ण निकालना था तो इस प्रकार से आयत का विकर्ण निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला था और ये आयत के विकर्ण का फार्मूला था। देखिए जो विकर्ण वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग विकर्ण वाला फार्मूला एकदम से क्लियर कर लेना, क्योंकि आपको सीधे से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि आयत की लंबाई चौड़ाई दी हुई हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो या उसका परिमाप निकालना हो। उसमें ज़्यादातर जो है विकर्ण निकालने के लिए ज़रूर दिया जाता है। तो आप लोग विकर्ण वाला फार्मूला ज़रूर याद रखना। और देखिए इसी से जो है आयत से ही जो है क्या बनता है, घनाभ बनता है। तो इसी से जो है घनाभ के भी फार्मूले बने हैं, यानी कि देखिए आयत में क्या होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है, और घनाभ में क्या होता है, उसकी ऊंचाई भी दी हुई होती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आयत का है तो क्षेत्रफल निकालते हैं और घनाभ का क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई है। तो यहाँ पर जैसे घनाभ का पूछा जाता तो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाता, तो यहाँ पर गुणे ऊंचाई भी कर देते भाई, यही फार्मूला घनाभ का भी होता है। यानी कि जो फार्मूला आयत के क्षेत्रफल का होता है वही फार्मूला घनाभ के आयतन का होता है। सिर्फ यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, गुणे में ऊंचाई को लगा देते हैं बस। और उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर होता कि घनाभ का विकर्ण बराबर, तो घनाभ में क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस
प्लस का चौड़ाई का देखिए यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का ऊंचाई का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो ये हो जाता है जो है घनाभ का विकर्ण। तो इस प्रकार से जो है आयत के साथ साथ आप घनाभ के फार्मूले भी याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग की एक भुजा दी हुई है और इसका हमको क्या करना है, विकर्ण और क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर। तो देखिए इसका विकर्ण पूछा गया है, तो इसके विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, भुजा अंडर रूट 2, भुजा अंडर रूट 2। तो देखिए भुजा कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो यहाँ पर भुजा की जगह पर 3 लिख लेंगे, तो 3 अंडर रूट 2 इसका विकर्ण हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए जो है क्षेत्रफल भी पूछा गया, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा देखिए 3 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अभी देखिए आयत से आप लोगों के घनाभ के फार्मूले बताए थे, अब यहाँ पर देखिए वर्ग से घन बनता है, यानी कि वर्ग में अगर ऊंचाई भी दी हुई हो, जैसे इसमें वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दी हुई होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, तभी उसको वर्ग कहा जाता है। लेकिन जब उसकी ऊंचाई भी हो, यानी कि एक डिब्बे जैसा हो, तब उसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे। और यहाँ पर देखिए जब घन का विकर्ण कहा जाए, तो यहाँ पर जैसे भुजा अंडर रूट 3 दिया हुआ है, यानी कि इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, भुजा अंडर रूट 2 हो जाएगा। और जब घन का विकर्ण कहा जाए, तो यहाँ पर भुजा अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप घन का विकर्ण का फार्मूला याद रख सकते हैं। और जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा अंडर रूट 2 दिया हुआ है, तो जैसे घन का आयतन निकालना हो, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, और जब घन होगा तो घन का आयतन दिया होगा, तो यहाँ पर घन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। यानी कि यहाँ पर जैसे भुजा स्क्वायर है, क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर है, तो घन के आयतन में क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार से घन के भी फार्मूले याद रखे जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप का बना होगा, मान लीजिए ऐसे बना लेंगे इसको, ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, और इसमें क्या कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। तो मान लीजिए ये भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, और कहा गया है कि उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये विकर्ण इसका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज यानी कि इस पूरे चतुर्भुज का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इन भुजाओं के नाम रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए ए भुजा हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये सी हो जाएगी और ये डी हो जाएगी। और अब यहाँ पर इनकी नाप हम लिख लेंगे। तो देखिए ए बी बराबर कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए बी सी बराबर कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर देखिए जैसे 10 ये है तो ये भी 10 हो जाएगी, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर बी सी कितनी हो जाएगी, तो बी सी बराबर लिख लीजिए डायरेक्ट, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी बराबर कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से यहाँ पर ए बी बराबर जो है क्या हो जाएगी, डी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी
सी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, यहाँ पर जो है ये एक विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि देखिए इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, ये देखिए 10 सेंटीमीटर है। तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज बन रहा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लें तो इसी के क्षेत्रफल के बराबर इसका भी क्षेत्रफल होगा, और अगर इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए तो हम इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर विषम बाहु, यानी कि देखिए इसकी ये भुजा पता है, ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, तो इसका हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका हम 2 गुना कर देंगे, तब इस पूरे चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए जो है एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर, एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी कि ये भुजा हो जाएगी 6 + 8 + 10 बटे 2, यानी कि ये हो जाएगा इसका परिमाप, और परिमाप बटे 2 हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर देखिए 8 6 14 और 14 10 24 हो जाएगा, और 24 का 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका अर्ध परिमाप 12 निकल आएगा। और यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी बराबर, ए बी सी बराबर क्या होता है, देखिए त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू त्रिभुज, 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए पुनः एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए सी डी, यानी कि इसके बराबर ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर जो है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल करके और उसका 2 गुना कर दें, यानी कि 2 गुणे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर कर दें तो इस पूरे जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो वही काम यहाँ पर हमको करना है। तो देखिए चतुर्भुज यहाँ पर लिख लेंगे पुनः एक बार कि चतुर्भुज, यहाँ पर देखिए त्रिभुज नहीं चतुर्भुज लिख लीजिए, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो है विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू, तो देखिए एस क्या है, एस यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं, ऊपर 12 है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। फिर 12 माइनस ए मान लीजिए 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 माइनस 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 12 माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी भुजाओं को लिख देंगे, और उसके बाद फिर देखिए इन सभी को घटा लेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणे हो जाएगा, देखिए अंडर रूट के अंदर 12, और यहाँ पर गुणे, यहाँ पर देखिए 12 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणे, यहाँ पर 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर गुणे यहाँ पर 12 में 10 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इन सभी का गुणा करेंगे, तो देखिए इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, और 8 छंग 48, और 48 का 12 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 का 12 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 12 ठी 96, 96 का 6 हो जाएगा, और फिर 12 चौक 48, और 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा,
देखिए 48 और 9 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 48 और 9 57 हो जाएगा सारी। तो यहाँ पर 57 लिख देंगे, यानी कि 576 हो जाएगा। अब 576 का वर्गमूल कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। तो देखिए 576 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो देखिए 576 का वर्गमूल आ जाएगा 24, यानी कि 24 का स्क्वायर आप करके देख सकते हैं, यहाँ पर 576 ही आएगा। तो देखिए 576 का वर्गमूल 24 हो जाएगा, और 24 का 2 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, तो इस टाइप से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, और फिर बीच में विकर्ण दिया रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 विषम बाहु त्रिभुज बराबर के आपके बनेंगे। एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से पूरा जो समांतर चतुर्भुज है उसका जो क्षेत्रफल है वो निकल आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज में कोई भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज में, यदि समबाहु त्रिभुज में कोई भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सर्वप्रथम जो है क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर √3/4 हो जाएगा, और भुजा देखिए कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 गुणे 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 10 धामा 100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, और फिर 2 से इसको काट देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 का 5 से गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25√3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3 का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 गुणे √3 का मान रख लेंगे। तो देखिए √3 का मान होता है 1.732। अब यहाँ पर 25 का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 25 दूना 50 होता है, तो 50 का 0 हो जाएगा। फिर 25 3 75 होता है, और 75 5 80, तो 80 का भी 0 हो जाएगा। फिर 25 सते कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। और 175 और 8, तो देखिए 175 और 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 8 5 13, और जो है यहाँ पर हो जाएगा 8 5 13, और यहाँ पर हो जाएगा 185। तो 185 का देखिए 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 18 बच जाएगा। अब 25 से कम 25 हो जाएगा, और 25 में 18 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 का 3, और यहाँ पर 3 1 4, यानी कि 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 लिख लेंगे। अब देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव था, तो हम क्या करेंगे कि 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मान हमारा कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 8 5 13 होगा, तो यहाँ पर 13 का 3 जो है लिखना चाहिए, यहाँ पर 13 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसको संशोधित कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 43.3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।